श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और केवल उन्होंने अपने लिए नहीं समाज को भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे ही एक स्वनाम धन्य कलाकार, सुप्रसिद्ध टिकुली कलाकार, जिन्हें वर्ष 2024 के लिए कला के क्षेत्र में खास करके टिकुली कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अशोक कुमार विश्वास जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ, नमस्कार। अशोक जी, सबसे पहले हम आपको पूरी आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से आपको यह पुरस्कार मिला है, जो हमें भी गौरवान्वित करता है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती जीवन, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई, कैसा रहा आपका शुरुआती सफ़र? मेरा जन्म बिहार के ही रोहतास जिला के डेहरी ऑनसन में हुआ और शुरुआती पढ़ाई वहीं पर किए। मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, कॉलेज सब वहीं पर किए। लेकिन जो मेरा पारिवारिक आर्थिक स्थिति था वो उतना अच्छा नहीं था। पिताजी एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे, माँ सिलाई करके अपना घर चलाती थी, तो आर्थिक स्थिति थोड़ा मुश्किल से गुजरा मेरा। और पहला तो मैट्रिक तक पढ़ाई वहाँ किए, डेहरी ऑनसन में किए। लेकिन पिताजी का कहना था कि मैट्रिक तक तो हम करा दिए, लेकिन अब आगे तुम लोग खुद से अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि पेंटिंग में मेरा लगाव था, बचपन से ही पेंटिंग में मेरा लगाव था। मेरे भैया का एक दुकान था साइन बोर्ड पेंटिंग करने का, तो बैनर साइन बोर्ड ये लिखते रहते थे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था ये सब काम करने में उनके साथ में। तो उनके साथ रह करके हम भी काम को सीखने लगे और बचपन से ही मतलब पेंटिंग में मेरा लगाव रहने के कारण ये बहुत जल्द हम इस काम को सीख लिए। एनामेल पेंट से काम करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और इस बीच में मेरा एक दोस्त था जिसके जीजा जी पटना के ही उपेंद्र महातो शिल्प अनुसंधान, जो आज है, पहले इसका नाम था शिल्प अनुसंधान संस्थान, यहाँ के डिज़ाइनर थे। वो डेहरी ऑनसन गए हुए थे और मेरा जो पेंटिंग था वो देख कर काफ़ी वो उत्साहित हुए और बोले कि अगर आप पटना चल करके टिकुली पेंटिंग सीख लेते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत उन्नति कर सकते हैं। चूँकि आर्थिक स्थिति मेरा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए तुरंत हम राज़ी हो गए और पटना आकर के टिकुली पेंटिंग का ट्रेनिंग लेने लगे। तो ये 1973 का बात है। 73 में आकर ट्रेनिंग लिए। उस वक्त मैट्रिक का मेरा रिजल्ट निकला था। मैट्रिक पास कर जाने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने का बहुत मन था, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं था कि हम कॉलेज में एडमिशन ले। तो यहाँ पर जब एडमिशन हो गया मेरा उपेंद्र महातो संस्थान में, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि टिकुली पेंटिंग का ट्रेनिंग हम ले रहे थे। तो आपने काफ़ी संघर्षपूर्ण शुरुआती जीवन अपना जिया है और उसी से निकल कर या उसी तपस्या का परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही कला के क्षेत्र में आपकी रुचि रही और धीरे धीरे आपको टिकुली कला के बारे में पता चला और आपने उसकी विधिवत प्रशिक्षण ली, ट्रेनिंग लिया और उसके बाद फिर आप आज निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कभी पीछे मुड़कर आपने नहीं देखा। तो टिकुली कला को ही चुना आपने, क्यों? टिकुली कला जब हम यहाँ देखे, पटना आने के बाद जब टिकुली कला देखे तो इतना अट्रैक्टिव लगा, चूँकि उस तरह काम हम करते थे, एनामेल पेंट से काम हम शुरू से ही करते रहे हैं और टिकुली कला भी एनामेल पेंट से किया जाता रहा है। तो बहुत मेरे लिए बहुत समझ लीजिए कि एक अट्रैक्टिव पेंटिंग था, जिसकी वजह से हम सोचे कि इसी पेंटिंग को सीखना चाहिए और सीखना चालू कर दिए। और तब तक इनेमल पेंट से टिकुली कला की जाती थी, इसीलिए आपको आसान लगा वो एनेमल पेंट के साथ। ऐसे कहा जाता है कि 6 महीना लगता है इस काम को सीखने में, लेकिन चूंकि टिकुली पेंटिंग एनामेल पेंट से किया जाता है और मेरे गुरुजी जो थे उनका कहना था कि आप जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो नहीं लगता है कि आप कोई नए स्टूडेंट हैं, आपका हाथ पहले से सेट है। 3 महीना के अंदर ही मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था, जबकि 6 महीने लगते हैं थियोरिटिकली। हाँ। तो आपने 3 महीने के अंदर ये कला को सीख ली, अपने गुरु के सानिध्य में रह गए। आपने टिकुली कला को सीखा, विधिवत आपने सीखा और उसके प्रति आपने कहा कि आप आकर्षित हुए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टिकुली कला का इतिहास क्या है। हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि टिकुली कला आखिर है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसे टिकुली जो है, टिकुली कहा जाता है हमारे यहाँ बिंदी को यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है टिकुली। जी। तो इसका शुरुआत कहा जाता है मौर्य पीरियड से,
औरतें टिकुली का इस्तेमाल करते थे, श्रृंगार का वस्तु के रूप में टिकुली का इस्तेमाल करते थे। और टिकुली का उत्पादन जो होता था वो पटना सिटी में ही होता था। तो श्रृंगार का बहुत सारे वस्तु होते हैं, जैसे टिकुली हो गया, नाक का हो गया, कान का हो गया, गले का हो गया, तो उसमें से टिकुली एक ऐसा चीज था जिसका उत्पादन पटना सिटी में हुआ करता था। और ये जो टिकुली होता था, ये छोटा कांच का टुकड़ा लिया जाता था, उस पर गोल्ड फॉइल चढ़ाया जाता था और उस पर बांस का नुकीला पेंसिल जैसा बना हुआ जो औजार होता था उससे एचिंग के द्वारा इस पर नक्काशी किया जाता था। तो इसका नियम था कि जैसे कांच को पिघला करके पहले बड़ा बैलून जैसा बनाया जाता था, उसका विशेष किस्म का कैंची होता था, उस कैंची से काट करके टिकुली का शेप दिया जाता था, विभिन्न किस्म का शेप होता था और मुस्लिम लोग इस काम को करते थे। तो उसके बाद टिकुली का जब कटिंग हो जाता था, वो लोग उस टिकुली को हिंदू मेल को देते थे और हिंदू मेल टिकुली का जो सेकंड स्टेज था उसको पूरा करते थे, यानी टिकुली पर गोल्ड फॉइल चढ़ा करके उसको तैयार करते थे। और गोल्ड फॉइल चढ़ जाने के बाद उस टिकुली को हिंदू फीमेल को दे दिया जाता था जो इस पर कलाकारी करते थे। क्योंकि कलाकारी इसमें शुरू से रहा है जी, लेकिन इसका उत्पादन लघु उद्योग के रूप में, टिकुली वर्क के रूप में हम कह सकते हैं ये शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे ये अपना प्रारूप बदलते बदलते आज एक समृद्ध कला के रूप में विकसित होकर हमारे सामने आया है। टिकुली जैसे लघु उद्योग के रूप में ये विकसित हुआ, लेकिन 1950 में मेरे जो गुरुजी थे जो पटना सिटी के थे और टिकुली का उत्पादन करते थे, उनके परिवार के लोग भी टिकुली का उत्पादन करते थे, तो उनका कहना था कि मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम इसमें बदलाव लाए, क्योंकि टिकुली का जो हम लोग उत्पादन करते थे सोने से उसका डिमांड धीरे धीरे घट रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ गया था और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ जाने से इसका डिमांड घट रहा है तो हम लोग का रोजी रोटी भी कम हो रहा था और सोना महंगा भी होता हाँ सोना महंगा भी था और सस्ता जो टिकुली बाजार में मिलता था लोग उसके तरफ भागने लगे। तो जो अमूमन आज हम देखते हैं सिंथेटिक टिकुली इस तरह का। तो मेरे गुरुजी के दिमाग में क्यों नहीं हम इसके स्वरूप में बदलाव करें। तो उनके मन में जब आया तब वो क्या कि छोटा कांच पर टिकुली बनता था, वो बड़ा कांच का टुकड़ा ले लिए, उस पर गोल्ड फॉइल चढ़ाए और उस पर कलाकारी करने लगे। उसके बाद थर्ड स्टेज में कांच के ऊपर एनामेल पेंट से काम करने लगे और फोर्थ स्टेज में लकड़ी का पीस आ गया जिस पर कलाकारी होने लगा, लेकिन टिकुली ही नाम रह गया। कारण यह था कि पटना सिटी में जिस एरिया में ये काम होता था जगह वही, कारीगर वही, मटेरियल वही और टेक्निक भी वही, जिसकी वजह से लोग जानते थे कि टिकुली का काम हो रहा है, जिसकी वजह से इस कला का नाम टिकुली ही रह गया। टिकुली में टिकुली नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन इसके स्वरूप में बिल्कुल परिवर्तन हो गया था। और फोर्थ स्टेज में जो इसका परिवर्तन हुआ था उसमें उसका श्रेय जाता है हमारे बिहार के प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री उपेंद्र महारथी को। आपने प्रसिद्ध कलाकार उपेंद्र महारथी जी का नाम लिया, विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि टिकुली कला का जो आज का वर्तमान स्वरूप है आप जो अभी हम देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो किस प्रकार से उन्होंने उस कला को पुनर्जीवित किया या कहे कि नया स्वरूप दिया? टिकुली कला का उत्पादन तो होता था और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान जो आज है, पहले इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन या शिल्प अनुसंधान संस्थान जी। इसमें श्री लाल बाबू गुप्ता जो पटना सिटी के थे उनको इन्होंने ट्रेनर के रूप में वहाँ अपॉइंटमेंट दे दिया था जी। लेकिन जब उपेंद्र महारथी जापान गए थे, जापान से देख कर आए कि इसका टेक्निक क्या है, एनामेल पेंट का इस्तेमाल लकड़ी पर कैसे किया जाता है, तो उनके दिमाग में आया कि हमारे यहाँ टिकुली का उत्पादन किया जाता है कांच पर एनामेल पेंट द्वारा, कि उन्हें कांच को रिप्लेस कर दिया जाए। जब उनके दिमाग में ये बात आया तो जब पटना आए, पटना आकर लाल बाबू गुप्ता को उन्होंने सिखाया कि कैसे लकड़ी पर हम लोग काम करेंगे एनामेल पेंट से। तब कांच को हटा करके लकड़ी आ गया और लकड़ी पर फिर टिकुली पेंटिंग का शुरुआत हो गया और विभिन्न किस्म का डिज़ाइन इस पर आने लगा। डिज़ाइन विभिन्न किस्म का डिज़ाइन का मतलब हुआ कि इस पर कुछ ऐसा डिज़ाइन ही बनता था जो हमारे पुराने जो कलाकारी है पटना कलम, इसका भी असर इस पेंटिंग के ऊपर है जिसका बारीकी हम लोग लिए हैं। साथ साथ मधुबनी पेंटिंग का भी थोड़ा सा असर इसके ऊपर है। जैपनीज टेक्निक से कैसे लकड़ी पर काम किया जाता है एनामेल पेंट से, इसका असर है इस पेंटिंग के ऊपर। इसलिए टिकुली पेंटिंग का एक अपना अस्तित्व है। ये तीनों कला का समावेश है इस पेंटिंग के अंदर। हम भी ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि मधुबनी, पटना कलम सबका समावेश है, लेकिन फिर भी ये कैसे भिन्न है? हाँ, टिकुली पेंटिंग का खास एक पहचान है। जब इसको देखते हैं हम लोग तो देखते हैं कि ये स्टोरी बेस्ड होता है और कोई भी जब हम लोग काम करते हैं कोई स्टोरी को लेकर ही करते हैं। साथ साथ हमारा जो ह्यूमन फिगर होता है उस ह्यूमन फिगर में जैसे जितना बड़ा हेड होता है उसी हिसाब से हमारा हाथ पैर होता है या उसी अनुपात में होता है।
तो उसी हिसाब से इसका ड्राइंग के जैसे राजस्थानी पेंटिंग में होता है, राजस्थानी पेंटिंग में जैसे मिनिएचर पेंटिंग जो होता है करीब करीब उससे कुछ कुछ मिलता जुलता है ये। और हम लोग जो काम करते हैं बिल्कुल सिंपल ढंग से इसका स्केच किया जाता है। इसका खास मकसद ये है कि जितना सिंपल हम रखेंगे इसको बनाने में भी आसान रहेगा, साथ साथ जो लोग समझेंगे देख करके उनके लिए भी बहुत आसान रहेगा क्या हम बना रहे हैं इसको समझने में। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना सिंपल तरीका से इस चीज़ को दिखाया जाए। लेकिन जब स्केच करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि क्यों नहीं हम अपना संस्कृति को पूरे दुनिया भर में फैलाएं। तो हमारा संस्कृति ज़्यादातर जैसे हम लोगों का धर्म हो गया, पर्व त्यौहार हो गया, रीति रिवाज हो गया, या हमारा रहन सहन हो गया, तो हम लोग इसी में से हम लोग थीम चूज़ करते हैं। जैसे धर्म से हम लोग लेते हैं, जैसे कृष्ण जी का जीवन हो गया, राम जी का जीवन हो गया, या बहुत सारे देवी देवता है उनके जीवन पर हम लोग स्टोरी बना करके उसका स्केच करते हैं, पौराणिक कथाओं पर। पौराणिक कथाओं पर। साथ साथ हमारा जो पर्व त्यौहार हो गए, जैसे छठ हमारा मुख्य पर्व है बिहार का, तो छठ को हम लोग दर्शाते हैं, होली हो गया, या बहुत सारा पर्व ऐसा जिसको हम लोग दर्शाते हैं। साथ साथ हमारा जो गाँव का रहन सहन है, गाँव का रहन सहन में जैसे गाँव के औरत लोग काम करती है, कुआं से पानी भरती है, या खेत में काम करती है, ओखली से काम करती है, जी। या फिर दही मिलोती है, इस तरह का जो चीज़ होता है इसको हम लोग दर्शाते हैं अपने पेंटिंग में। साथ साथ हमारे जो रीति रिवाज, जैसे शादी ब्याह के समय में किस ढंग से हम लोग अपना रीति रिवाज को मानते हैं, या गांव में बहुत सारे रीति रिवाज होता है जिसको हम लोग अक्सर मानते हैं, तो उस चीज़ का हम लोग इस पेंटिंग में स्केच करके या इसको दर्शाने का कोशिश करते हैं, ताकि बाहर के लोग हमारा जो कल्चर है इसको अच्छी तरह देख सके या पहचान सके। काफ़ी विविध आयाम हैं इस कला के, और जितना बड़ा हमारा ये समाज है, जितना समृद्ध हमारी संस्कृति है, उतना ही समृद्ध है यह कला। और आपने कहा कि हम लोग टिकुली कला के माध्यम से सारी संस्कृति को उकेरने का प्रयास करते हैं और देश विदेश तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम फिर से आपके जीवन से सवाल करना चाहेंगे। आपने बताया कि आपने प्रशिक्षण लिया उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में। जी। उसके बाद का सफ़र कैसा रहा, आपका योगदान कैसा रहा, कितने वर्षों की साधना रही? अभी कहा जाए तो 2024 चल रहा है, मेरा ये 51 साल हो रहा है इस काम को करते हुए, क्योंकि 73 में इसका ट्रेनिंग लिए थे। ट्रेनिंग लेने के बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया था और हमको कहा गया था कि आप जितना हो सकता है आप इसका उत्पादन कीजिए और यहाँ पर सप्लाई कीजिए, और सप्लाई करने के बाद तुरंत आपको पेमेंट मिल जाएगा, जिसका हमें काफ़ी ज़रूरत था, क्योंकि आर्थिक स्थिति मेरा उतना मजबूत नहीं था, तो पैसे का अभाव था, तो पैसा का ज़रूरत था, तो तुरंत हम इस काम को करने लगे। साथ साथ जब हम यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के डेहरी ऑनसन अपने जगह पर गए, तो वहाँ अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी ट्रेनिंग दे दिए। हम लोग 7 भाई बहन हैं, सबको मिलकर इस काम को करते थे। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग काम पूरा करते थे, दिन भर काम करते थे, उसके बाद महीना के अंत में जब सामान लेकर आते थे, तो यहाँ कहा जाता था कि आपका सामान जब भी हम लोग एग्जीबिशन में ले जाते हैं तो तुरंत 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो जी। बहुत अच्छा लगा सुन करके कि मेरे सामान का टिकुली पेंटिंग का इतना अच्छा डिमांड है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो हम पूरे जोर शोर से इस काम का प्रोडक्शन करने लगे, टिकुली पेंटिंग का प्रोडक्शन करने लगे, और साथ साथ हम कोशिश किए कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। तो मेरे साथ में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो टिकुली पेंटिंग में काफ़ी उनको लगाव था, तो उनको भी सिखा दिए, साथ साथ उनके परिवार वालों को भी सिखाए, बड़ा सा ग्रुप बन गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 1982 में जो एशियाड हुआ था इंडिया में, इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक कला को सिलेक्ट किया गया था जो टिकुली पेंटिंग था, जिसको हर एथलीट को गिफ्ट करना था। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बिहार के लिए, पूरे भारत में एक ही कला, वो भी टिकुली कला को चुना गया था। जी। तो मेरे लिए बहुत गौरव का बात था, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव का बात था। और हम लोग को टिकुली पेंटिंग में इतना बड़ा मौका मिला, ये तो सचमुच में बहुत गौरव का बात रहा है जी। तो उसके बाद हम लोग सबको मिलकर इस काम को करने लगे, और सही समय पर हम लोग इसका 20,000 पीस का ऑर्डर था, तो एक बना करके सप्लाई कर दिए। कितने दिनों में ये ऑर्डर मांगा गया था? करीब 1 साल पहले हमको दे दिया गया था कि आप इसको आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए, और इस काम को करने के बाद में मुझे अच्छा सर्टिफिकेट भी मिला। लेकिन जब आपको ये ऑर्डर मिला था 20,000 पीस का, तो काफ़ी चैलेंजिंग लगा होगा। उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला, खुशी तो है लेकिन चैलेंज भी है? बिल्कुल सही बात, सचमुच में खुशी का ठिकाना नहीं था कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला। यहाँ से एक उपेंद्र महारथी संस्थान के एक स्टाफ चिट्ठी लेकर गए थे मेरे पास में
जी। तो हम लोग काफ़ी उत्साहित हुए, लेकिन साथ साथ ये भी दिमाग में था कि हमको समय पर पूरा काम करके देना है। दायित्व भी आ जाता है दायित्व भी साथ आ साथ। गया था। तो जी। हम लोग क्या किए कि सभी लोग करीब समझ लीजिए कि ऐसा होता था रात को 2-3 बजे तक जग करके इस काम को करते थे। मेरे ग्रुप के सभी मेंबर इस ढंग से काम करते थे। हम लोग सब काम छोड़ करके इस काम में लग गए और हम लोग सही समय पर इसका प्रोडक्शन करके सप्लाई भी दे दिए। बाद ऐसा में फिर कैसा रहा इसका सफ़र? बाद में क्या हुआ, 84 तक बहुत अच्छा काम रहा। जी। और चूंकि एक संस्थान का एक नीति था कि जितने भी अच्छे कलाकार होंगे उनका जो कला होगा उसको परचेज कर लिया जाएगा, तुरंत पेमेंट दे दिया जाएगा और उनको सपोर्ट दिया जाएगा, मार्केटिंग सपोर्ट जो होता है वो दे दिया जाएगा। लेकिन उनके नीति में अचानक बदलाव आ गया 84 के बाद, जिसकी वजह से जितने भी कलाकार थे इस कला से जुड़े हुए सारे दूसरे क्षेत्र में चले गए और डाइंग आर्ट के रूप में ये जाना जाने लगा। लेकिन मेरा लगाव था इस कला के प्रति, तो हम सोचे कि इसको जारी रखना चाहिए, अपने ढंग से प्रोडक्शन करते रहें। मार्केटिंग का भी कोशिश किए लेकिन बहुत उसका वॉल्यूम बहुत कम था, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से काफ़ी कोशिश करते रहे और लोगों को सिखाने का भी कोशिश किए। ऐसा करते करते करीब जाकर के 96 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के एक असिस्टेंट डायरेक्टर का नज़र मेरे इस कला के ऊपर पड़ा। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और ऑफिस में जाकर के जब अपने सारे कला को दिखाया तो वो काफ़ी तारीफ़ किए और बोले कि आपको इस कला को आगे बढ़ाना होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कलकत्ता जोनल ऑफिस भेजे, वहाँ से फिर दिल्ली हमको कमिश्नर के पास भेजा गया और मुझे जो कमिश्नर साहब का एश्योरेंस मिला कि अगर आप इस काम को ज़िंदा रखते हैं तो हर किस्म का सपोर्ट हम लोग की तरफ से आपको दिया जाएगा। और उसके बाद से जिस तरह का सपोर्ट हमको दिया जाने लगा, सचमुच में कहा जाए तो मेरे लिए बहुत भाग का बात है कि इस तरह का सपोर्ट मिलता गया। और देश भर में अभी तक करीब करीब 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन हम कर चुके हैं और विदेश में जाकर के करीब करीब 6 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये जी। मेरे लिए बहुत भाग का बात है कि इस तरह का काम करने का मौका मुझे मिला। बिहार की सुंदर कला को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मुझे मिला। इस काम को करते रहें और आज भी हम इस काम को कर रहे हैं। जी, लगातार आप 1984 के बाद जो आपने संघर्ष किया, कला विलुप्त होती गई और उसके बाद आपने इसका दामन नहीं छोड़ा। आप कला के सच्चे साधक के रूप में इस कला को आगे बढ़ाते रहे और हम जानते हैं कि आप कई ट्रेनिंग्स भी देते हैं बिहार में, खास करके पटना के क्षेत्र में, और बाहर आप विदेशों में और अन्य राज्यों में जाते ही हैं। तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं इस कला के लिए? इस कला को जीवित करने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि अगर कला को जिंदा रखना है जी। तो इसके लिए अगर उन महिलाओं को इस कला से जोड़े जो कि बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में जब ये बात आया तो सबसे पहले हम सोचे कि वैसे लोगों को हम वहीं ढूंढ सकते हैं जहाँ गांव का एरिया है। तो पटना से दूर जैसे 12-14 किलोमीटर दूर में दीघा, नासरीगंज, दानापुर, सब एरिया में गए और गांव के लोगों को मोटिवेट किए और उन लोगों को बताए कि अगर आप इस कला को सीखते हैं, करते हैं तो आप तो आमदनी कर ही सकते हैं, साथ साथ हमारे राज्य का और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। जब उन लोग के पास गए तो जो महिला लोग थे, लड़की लोग थी, ये लोग को चूँकि कला के प्रति तो रुचि रहता ही है, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए और इस कला को सीखने का इच्छा जाहिर किए। तो मेरे दिमाग में आया कि जो आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हुए हैं तो इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाए तो बहुत सारे लोग आएंगे। और ऐसा ही हुआ। हम करीब करीब समझ लीजिए 93 से लेकर आज तक हम लगातार इस काम को कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारे महिला ऐसे आए हैं जिनको हम ट्रेनिंग दिए और जो हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांव में जाकर के इन लोगों को प्रेरित करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि इस कला का महत्व क्या है। बिहार के इस कला का अगर मान लीजिए कि अब कहा जाए तो विश्व भर में नाम हो गया है। अभी पहले तो इस कला को कोई जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास गया, उनका सपोर्ट मिलता गया और उनका उत्साह देख करके मुझे भी लगा कि इस काम को लगातार करते रहना चाहिए और इसका ट्रेनिंग देते रहे और नया नया डिज़ाइन करना, नए जगह एग्जीबिशन करना। एग्जीबिशन से बहुत कुछ सीखने को मिला कि डिज़ाइन में कैसे बदलाव करना चाहिए, किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहिए, कैसे लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। सरकार का भी बहुत सारा ऐसे स्कीम रहा है, कौशल विकास हो गया या बहुत तरह के ऐसे स्कीम आया है जिसके तहत हम इसका ट्रेनिंग दे पाएँ और अभी भी देते आ रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जैसे सरकार की तरफ से जो सपोर्ट हमको मिलता गया तो इंडिया का हर बड़े बड़ा जो एग्जीबिशन हुआ
उसमें बुलाया गया और उसमें जाकर के बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे हम अपना डिज़ाइन में बदलाव करें, क्या क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कौन सा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग उसी तरह का डिज़ाइन पसंद करते थे जो हमारे गांव से जिस डिज़ाइन का संबंध था, हमारा जो संस्कार है उससे संबंध था, गांव के लोग कैसे काम करते हैं उस तरह का डिज़ाइन लोग पसंद करते थे। और बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से हम उस डिज़ाइन को बनाते हैं अभी भी। जैसे कोई बच्चा अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं उसी ढंग से आप अपना डिज़ाइन का स्केच करते हैं और उसको कलरफुल तरीक़ा से उस पर हम लोग लाते हैं पेज जी के ऊपर। जी, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से इस कला को उकेरा जाता है। और आपने बताया कि बिल्कुल गांव के स्तर में, ग्रामीण महिलाओं के स्तर पे जाके आपने ये मुहिम चलाया। हम कहेंगे कि ये एक मुहिम है, एक आंदोलन है कि कला जीवित रहे और साथ साथ जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण महिलाएं घर पर रहती हैं, उनके भी जीविकोपार्जन का साधन कुछ बन जाए। तो एक महिला सशक्तिकरण की भी भावना है इसमें, कला को सहेजने की भावना है इसमें। सबसे ज़्यादा आपका प्रयास दिखता है, आपका समर्पण दिखता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं और जब उन्हें कुछ आमदनी हासिल होती है तो कैसा रिएक्शन रहता है, कैसा माहौल रहता है? सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं रहता तो ये हम अच्छी तरह जानते थे बचपन से, चूँकि उस दौर से गुजर चुके हैं हम। बचपन में तो मुझे चप्पल तक नहीं मिला था, क्लास 3 तक ऐसा था कि खाली पैर हम घूमते थे। तो उस फीलिंग को हम जानते हैं कि कैसा अनुभव होता है अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहता है। लेकिन जब इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो चीज़ हम एग्जीबिशन में ले जाते हैं, लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं, परचेज़ करते हैं, और जब पेमेंट उनके पास जाता है तो उनका जो फीलिंग है वो देख करके हमको इतना अच्छा लगता है कि हमको लगता है कि इस काम को हमको और ज़ोर शोर से करना चाहिए। और उनका उत्साह देख करके उत्साह तो मुझे भी मिलता है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी ढंग से काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इस काम को करते रहेंगे। तो आप ग्रामीण लोगों से उनकी खुशी को देखकर आप उत्साहित होते हैं और इस कला को आप प्रशिक्षण के रूप में लोगों तक और पहुंचा रहे हैं। लगातार आप यह काम कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज को ऐसे योगदान जो आपने दिया है, क्या इसी के लिए आपको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया? शायद हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि एक चमत्कार जैसा है। और मेरे दिमाग में था कि जो भी औरतें मेरे पास आती हैं उनको अच्छी तरह हम ट्रेनिंग दें, वो खुश रहें, उनका आमदनी अच्छा हो, आर्थिक स्थिति सुधरे, ये मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है। तो शुरू से इस तरह का काम करते रहे, करते करते अचानक इतना दूर पहुंच गए, कभी मुझे पता भी नहीं चल पाया। जी, आप हमेशा अपना काम करते रहे और सरकार ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया, आपके योगदान को रिकॉग्नाइज़ किया। तो बहुत बड़ी बात है। तो हम उस यादगार क्षण को अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वर्ष 2024 के लिए कला के क्षेत्र में, खास करके टिकुली कला के लिए, आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला। कैसा क्षण रहा? क्या आप भावुक हो गए? ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि जब मुझे बताया गया कि आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है तो पहले तो ऐसा था कि बहुत बार मेरे बहुत सारे करीबी जो हैं, विशेष करके मीडिया के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरा जीवन के बारे में बहुत बार पेपर में या टीवी पर वो लोग बताएं और इस तरह का आर्टिकल भी बार बार छपा। तो उनका कहना था कि आप जो काम कर रहे हैं आप इस लायक हैं, आप जरूर पद्मश्री के लिए आप जरूर भरिए। लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं था, कई साल पहले ही मुझे बोला गया था, लेकिन इस साल कई लोग ऐसा बोले कि आप जरूर भरिए, आपको भरना चाहिए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा और साथ साथ हमारा जो देश है, हमारा राज्य है, इसको भी सम्मान मिलेगा। एकदम बिल्कुल सही है। ये पद्मश्री जो मुझे मिला सिर्फ मुझे ही नहीं मिला, बल्कि हमारे राज्य को सम्मान मिला, हमारे देश को मिला, और हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं इस पेंटिंग से जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को सम्मान मिला। साथ साथ एक तरह का कहा जाए तो मुझे एक नया जिम्मेवारी मिला इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और सचमुच में अगर इस ढंग से सम्मानित किया जाता है तो उत्साह तो बढ़ेगा ही, और जिम्मेवारी जो मिला उसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुत जोर शोर से इस काम को कर रहे हैं जी। और मेरा ये सोच है कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ट्रेनिंग दे या गरीब महिलाओं को प्रशिक्षित करे या उनको रोज़गार दे तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। और आप लगातार काम कर रहे हैं इस क्षेत्र
क्षेत्र में हम ये भी जान रहे हैं कि 23 से 25 जुलाई 2024 तक 14वें इंडिया ट्रेड फेयर जो जापान में आयोजित था, उसमें आपको सरकार के द्वारा चुन करके भेजा गया। तो ये क्या कार्य था, इसके बारे में संक्षेप में हमें बताएं। ऐसा होता है जैसे पद्मश्री से सम्मानित जो लोग होते हैं उनको भारत सरकार द्वारा चयनित किया जाता है और विदेश में अपने कला को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है, ताकि हमारा जो कला है ये बाहर के लोग भी जाने। भारत के लोग तो जानेंगे ही, साथ साथ बाहर के लोगों को इसके बारे में अगर जानकारी दिया जाए तो इससे क्या होता है कि कला का प्रचार प्रसार होता है, साथ साथ इसमें इंडस्ट्री जो हमारा उत्पादन होता है उसमें भी बढ़ोतरी होता है, लोगों का आमदनी अच्छा होता है, जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनका आमदनी भी अच्छा होता है। एक तरह से कहीं एक तो व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसी उद्देश्य से सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है कि जो भी पद्मश्री से सम्मानित है उनको भारत सरकार के खर्चे पर विदेश भेजा जाएगा और विदेश जाकर के ये अपने कला का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसी स्कीम के तहत मुझे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार द्वारा सिलेक्ट किया गया, करीब पूरे भारत से 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया था अलग अलग स्टेट से, और जापान भेजा गया था और 23 से 25 तक हम लोग वहाँ पर अपना कला का प्रदर्शन किए, साथ साथ उसमें डेमो भी दिए, लोगों को बताया कि किस ढंग से इस कला को तैयार किया जाता है। और जब वहाँ के लोग मेरे कला को देखे कि इतने उत्साहित हुए, इतने अच्छे ढंग से वो लोग हमारे कला के बारे में जानकारी हासिल करना चाहा, जो कि सचमुच बताया नहीं जा सकता है। मेरा जो फीलिंग है बताया नहीं जा सकता है कि कितना अच्छा लग रहा था कि हम अपने प्रदेश को, कला को पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ के जो इंडियन एम्बेसडर हो गए वो सम्मानित किए, साथ साथ जापान में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं उनके तरफ से सम्मान मिला। तो ये सच कहा जाए तो एक उत्साहवर्धक काम हुआ। जी, तो काफ़ी गौरवपूर्ण क्षण रहा होगा जब आप विदेश में भी भारतीय कला का परचम लहराया आपने, और आपने तमाम बिंदुओं पर वहाँ पर ट्रेनिंग दिया और लोगों को बताया। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं टिकुली कला के लिए। लगभग 50 वर्षों से भी अधिक का अनुभव आपका रहा है इस क्षेत्र में। हम आपसे इस कार्यक्रम के अंत में यह जानना चाहेंगे, अपने श्रोताओं की तरफ से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आगे आपकी क्या योजना है समाज के लिए, टिकुली कला के लिए आप आगे और क्या करना चाहते हैं? मेरा तो इस कला के प्रति बचपन से लगाव रहा है, जब से ट्रेनिंग लिया उसके बाद तो लगाव रहा, साथ साथ ये जो लगाव है बढ़ता ही गया। और पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद तो और भी लगाव बढ़ गया। मेरा कहना है कि अगर आप में हुनर है, अगर जो यंग जनरेशन है आप में हुनर है, तो आप अपना हुनर को ज़रूर आगे लाइए और उससे दूसरे को प्रेरित कीजिए, प्रेरित करके इस ढंग से प्रेरित कीजिए ताकि आपके द्वारा सिखाया हुआ जो भी स्टूडेंट है, जो भी लोग हैं, वो भी समाज में अपना योगदान दे सके, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इससे आपका प्रदेश का तो नाम होगा ही, आपका देश का नाम होगा और साथ साथ आपका कला भी पूरे विश्व भर में फैलेगा और लोग इसको सराहेंगे। और साथ साथ मेरा ये है कि अगर मान लीजिए कि आप कला के प्रति रुचि दिखाते हैं, इससे महिलाओं को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ साथ आपका भी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगा। क्योंकि देखा गया है, जैसे अभी हाल ही में ऐसा एक हुआ है जो हमारे लिए भाग का बात है कि भारत सरकार द्वारा पटना में जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर टिकुली पेंटिंग को चुना गया है और ऐसा निर्णय लिया गया है कि इस पेंटिंग को विश्व स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम चाहते हैं कि इस कला से ज़्यादा लोग जुड़े और ये इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। बिल्कुल। श्रोताओं, हम बातें कर रहे थे पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कलाकार श्री अशोक कुमार विश्वास जी से। इनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है जैसा कि इन्होंने बताया, और अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और साथ में कला को पुनर्जीवित करने के लिए, टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जिसके लिए सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। और आगे भी इनकी योजना है कि कला और कलाकार दोनों का भला हो, दोनों फले फूलें और इसी तरह आगे लोग जुड़ते रहें और यूं ही ये सफ़र चलता रहे अनवरत। तो अशोक कुमार विश्वास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।